काफी बड़ा हल्ला गुल्ला है स्मॉल और मिड कैप्स को लेके। आधे लोग बोल रहे हैं स्मॉल और मिड कैप्स से निकल जाइए, आधे लोग बोल रहे हैं स्मॉल और मिड कैप्स में अगर आप लॉन्गर टर्म एसआईपी करते हो तो ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है अगर उसमें इतना शार्प करेक्शन आया है तो। मेरे प्रीवियस वीडियोस पे मुझे काफी क्वेश्चंस आए कि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाए। आज मैं मेरा पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा, मतलब स्कीम्स के नाम बताऊंगा कि कौन से मेरे म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में अभी है स्कीम्स, उस पे कितने रिटर्न जनरेट हो रहे हैं करंटली और उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर आप एंड तक देखोगे तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर मैंने कैसे क्रिएट किया है और उसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया है वो आप देख सकते हो ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो। मैंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था अक्टूबर 2007 से। अक्टूबर 2007 वाज द पीक ऑफ द बबल, मतलब 2003 टू 2007 का जो इंडियन मार्केट्स में जो बुल रन आया था जिसमें सेंसेक्स 3000 का 22,000 टच करके वापस क्रैश हो गया था। 21,000 के आसपास मैंने एसआईपी में स्टार्ट किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 6 साल तक कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए थे म्यूचुअल फंड। तो वो इतना बड़ा जर्नी नहीं बताऊंगा, पोस्ट 2017 का मैं आपको जर्नी बताऊंगा ये वीडियो में। वो जो जर्नी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का वो दूसरे वीडियो में डालूंगा। क्यों 2017 से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो में, तो मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोफेशनली काम करना स्टार्ट किया फ्रॉम अप्रैल 2017। वो टाइम का मतलब जब भी मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया तब से मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द म्यूचुअल फंड एसआईपीज वो काफी अलग था। जब भी मैं इन्वेस्टर था तभी मेरा माइंडसेट अलग था, मेरी सोच अलग थी। लेकिन आफ्टर बिकमिंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मेरी सोच अलग हो गई। उसके हिसाब से मैंने मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। देखते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले मेरी स्कीम मेरे पोर्टफोलियो में है वो है आदित्य बिरला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। करंटली इसमें मेरी पावर एसटीपी चालू है। पावर एसटीपी का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से एडजस्टमेंट होके फ्रॉम डेट टू इक्विटी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है, उसको कहते हैं पावर एसटीपी। इससे फायदा क्या होता है, जब भी मार्केट वैल्यूएशन सस्ता होता है तभी इक्विटी फंड में, मतलब ये केस में आदित्य बिरला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। इसका बेनिफिट ऐसे होता है कि जब भी सस्ता होता है आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट रिकवर होने के बाद आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरा फायदा इसमें ऐसा होता है कि आप एंट्री ज्यादा करते हो जब भी मार्केट सस्ता होता है तभी, ऑटोमेटिकली आपकी रिस्क कम हो जाती है। आदित्य बिरला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में 28 जनवरी 2021 से मेरा पावर एसटीपी चालू है। 12.94% के रिटर्न्स है। इसके लिए बेस फंड मतलब पावर एसटीपी चालू करने के लिए एक डेट फंड में आपको लमसम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैंने लमसम इन्वेस्ट किया आदित्य बिरला लो ड्यूरेशन फंड, डेट फंड है, पार्किंग फंड जैसा मैं यूज करता हूँ। इसके बाद मेरा एक रिटायरमेंट फंड है आदित्य बिरला और रिटायरमेंट फंड द 30s प्लान नाम का। 8 जून 2020 से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। करंटली इसमें 11.21% के रिटर्न्स जनरेट हुए हैं एज ऑन डेट। इसमें स्टेप अप एसआईपी चालू है, मतलब हर साल, जैसे इसको मैं मेरी रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए साइड में रखा हूँ। इसमें हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते रहता है एसआईपी। उसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। और ये फंड में से 5 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। डेलिबरेटली मैंने रखा हुआ है क्योंकि ये मेरा रिटायरमेंट फंड है और इसको स्टेप अप इसके लिए लगाया, जैसे आपका पीएफ होता है जो सैलराइड होते हैं, हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, वैसे ही मैंने इसमें एसआईपी कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है। रिटायरमेंट फंड है, इसको मैं कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। मार्केट एक्सपेंसिव रहे कुछ भी रहे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। ये रिटायरमेंट फंड के लिए है। इसके बाद मेरे पोर्टफोलियो में एक है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 नाम का फंड है। इसमें मैंने लमसम इन्वेस्ट किए थे 12 मई 2022 को टैक्स सेविंग के लिए, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे टैक्स सेविंग ओल्ड टैक्स रिजिम में एटीसी की जरूरत थी। 12 मई 2022, अगर आपको याद होगा यूक्रेन रशिया वॉर पीक पे था, मार्केट काफी नीचे आया हुआ था। वो टाइम पे मैंने अपॉर्चुनिटी, मार्केट नीचे आया इसलिए लमसम इन्वेस्ट कर दिया मेरा टैक्स सेविंग के लिए। 17.22% का XIRR जनरेटेड है एज ऑन डेट। उसमें उसको भी मैं हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। वैसे भी 3 साल का लॉक इन होता है तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते एज ऑन डेट। बजाज फिनसर्व का मल्टी असेट एलोकेशन फंड, इसमें मैंने करंट लास्ट सितंबर जब भी मार्केट
फॉल होना चालू हुआ था 27 सितंबर। सो 20 सितंबर से मैंने इसमें एसआईपी स्टार्ट की थी। ये फंड के पीछे लॉजिक ऐसा है, ये मल्टी एसेट फंड है। सो मल्टी एसेट फंड में इक्विटी होता है, डेट होता है, गोल्ड या फिर कमोडिटीज होते हैं। सो मुझे मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा हेजिंग लाने के लिए गोल्ड का एक्सपोजर चाहिए था, और गोल्ड का एक्सपोजर, गोल्ड में टाइमिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है इंडिविजुअल बेसिस पे। सो ये मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फंड मैनेजर पे डाल दी है। सो इसमें जो भी मल्टी एसेट में गोल्ड का एक्सपोजर रहेगा, ऑटोमेटिकली ओवरऑल पोर्टफोलियो में गोल्ड बैलेंस आउट हो जाएगा। ये मेरा लॉजिक था। और इसमें एसआईपी करने का और एक रीजन ऐसा है, बजाज फिनसर्व का जो इक्विटी मैनेज करने का तरीका है, लॉजिक है, उसको वो मेगा ट्रेंड स्ट्रेटजी बोलते हैं। सो मेगा ट्रेंड स्ट्रेटजी मतलब इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो इंडिया ये कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। सो कंजम्पशन को लेके कोई मेगा ट्रेंड्स है तो वैसे स्टॉक्स वो पोर्टफोलियो में होंगे। या फिर अगर अभी आप देखोगे तो रिटेल सेक्टर में जैसे जेप्टो है, ब्लिंकिट है, वो कैसे शिफ्ट हो रहा है मार्केट फ्रॉम डीमार्ट टू जेप्टो। सो ये एक ट्रेंड है। सो ये मेगा ट्रेंड ऐसे आइडेंटिफाई की जाती है अलग अलग सेक्टर्स में। सो अकॉर्डिंगली ये लॉजिक लगा के उसका इक्विटी कंपोनेंट मैनेज किया जाता है। सो इसके लिए मैं एसआईपी करता हूँ। और एक मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ही मार्केट नीचे आता है, गिरता है, जैसे दिसंबर के मंथ में गिरा, जनवरी के मंथ में 3-4 बार ऑलमोस्ट 23,000 टच, 22,800 निफ्टी ने टच किया था। फिर फरवरी के महीने में 2 बार 22,800 टच किया निफ्टी ने। ऐसे टाइम पे मैं ये फंड में मैन्युअली इन्वेस्ट करता हूँ एसआईपी होने के बावजूद भी। इसके बाद मेरे नेक्स्ट फंड है एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड। सो अभी आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे कि ये सेकंड फंड क्यों, एक ही टाइप का, आदित्य बिरला का था, एचडीएफसी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड क्यों है। सो आप मैंने टैग किया हुआ है ऊपर, आप ये वीडियो देख सकते हो, प्रीवियसली मैंने डाला हुआ है, अमृत काल में कौन से 5 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। सो उसमें मैंने लॉजिक बताया कि क्यों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड होना चाहिए। सो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके लिए मैं भी ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। सो अभी 2 फंड्स क्यों। सो आदित्य बिरला का तो मेरा चालू था, मैंने आपको बताया 2021 से, लेकिन जैसे आगे आने वाले जो फंड्स है उसमें मैं बताऊंगा आपको। मेरे पास एचडीएफसी मिड कैप और स्मॉल कैप के भी फंड्स थे, 2018-19 से स्टार्ट किए हुए थे, लेकिन उसमें वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव था। जैसे मैं आप अगर मुझे फॉलो करते हो, फ्रॉम नवंबर वीडियो डालना चालू किया है यूट्यूब चैनल पे, एवरी वीडियो में मैं ऑलमोस्ट बता रहा हूँ स्मॉल और मिड कैप एक्सपेंसिव है। जब भी क्रैश नहीं चालू हुआ था तब से मैं बोल रहा हूँ। सो मुझे ये लग रहा था आफ्टर रिसर्चिंग की स्मॉल और मिड कैप एक्सपेंसिव है। सो मेरे एचडीएफसी मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रॉफिट बुक करके मैंने ये एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड्स सर्विसेज फंड में ट्रांसफर किया है। और मेरे पास डेट में भी पैसे थे और बैंकिंग सेक्टर बहुत सस्ता है अकॉर्डिंग टू मी। सो इसमें मैंने फ्लेक्स एसटीपी चालू किया है। फ्लेक्स एसटीपी का मतलब ऑलमोस्ट वही है जो जैसे मैंने आदित्य बिरला के केस में पावर एसटीपी बताया, मार्केट नीचे आता है तो ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। सो इसमें करंटली 14.3% के रिटर्न्स है। इसके बाद एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, ये वापस आप बोलोगे कि रिटायरमेंट का ये सेकंड फंड क्यों। सो इसमें मैंने 2018 में इन्वेस्ट किया हुआ था, सेम रिटायरमेंट पर्पस के लिए, लेकिन ये फंड के ऊपर ईएलएसएस का बेनिफिट था। सो मुझे रिटायरमेंट के लिए मुझे इन्वेस्ट करना था, प्लस वो ईयर में, वो फाइनेंशियल ईयर में ईएलएसएस टैक्स सेविंग एटीसी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना था। सो वो टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया था। एज ऑन डेट आज ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हुए हैं उसको, 20.43% के एक्सआईआरआर रिटर्न्स है। इसको मैं बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करूंगा, मार्केट एक्सपेंसिव हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये रिटायरमेंट फंड है। सो इसको मैंने मेरे रिटायरमेंट के लिए साइड में रख दिया है। नेक्स्ट फंड है आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर फंड। ये क्यों मेरे पोर्टफोलियो में है, वापस मैं आपको टैग करता हूँ, वही वीडियो देखिए कि अमृत काल के लिए कौन से 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में चाहिए। तो ये फंड उसके लिए ही है। एसेट एलोकेटर फंड का लॉजिक सिंपल है, जब भी मार्केट सस्ता होगा इक्विटी एक्सपोजर बढ़ेगा ये फंड में, जब भी मार्केट महंगा होगा इसमें डेट एक्सपोजर कम बढ़ते जाएगा। सो इसका खासियत क्या है, बैलेंस एडवांटेज और असेट एलोकेटर में फर्क क्या है। असेट एलोकेटर ये फंड ऑफ फंड है और इसका इक्विटी
कंपोनेंट 100% हो सकता है। जैसे कोविड के टाइम पे इसका इक्विटी एक्सपोजर 80% से ज्यादा था, मतलब 23 मार्च 2020 को। मार्केट जब भी एक्सपेंसिव हो गया तो इसका इक्विटी एक्सपोजर 0% भी हो सकता है। सो ये बेनिफिट है इसमें। सिंपल लॉजिक है, जब भी मार्केट सस्ता है बाय करो, जब भी मार्केट एक्सपेंसिव है सेल करो, ये फंडे पे चलता है। सो इसका आप रिकॉर्ड देखोगे लास्ट 10-15 ईयर्स का आई गेस, तो ऑलमोस्ट निफ्टी को इसने बीट किया है 40% ऑफ रिस्क। मतलब आप इंडेक्स फंड के जो चहीते होते हैं, सो इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हो कि इंडेक्स बढ़ेगा आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हो निफ्टी 50 के तो आप 100 रुपीज की 100% की रिस्क लेते हो, लेकिन ये फंड आपको 40 रुपीज की रिस्क लेके इंडेक्स को बीट कर रहा है। लास्ट 10-15 साल का रिकॉर्ड आप देख सकते हो। सो करंटली ये नवंबर से मैंने स्टार्ट किया है, नवंबर से एसआईपी। क्यों? जैसे मार्केट फॉल होना चालू किया था उसके पहले, जैसे मैंने ऊपर वाले फंड्स में आपको बताया कि डेट फंड में मैं पार्क करता था और वहां से इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर होता था डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन। लेकिन आईसीआईसीआई में प्रॉब्लम क्या हुआ था? सो आईसीआईसीआई का जो डेट फंड था वहां से मेरे 3 फंड्स में ट्रांसफर होता था पैसे। थीमेटिक एडवांटेज अभी आगे बताऊंगा मैं, वैल्यू डिस्कवरी और स्मॉल कैप फंड आईसीआईसीआई का। लेकिन वैल्यूएशन फॉर लास्ट 3 ईयर एक्सपेंसिव ही है। सो आईसीआईसीआई का जो अल्गोरिदम है, बूस्टर एसटीपी उसको कहते हैं, उसमें सिर्फ 100 रुपीज ही ट्रांसफर हो रहे थे। लेकिन लास्ट 3 साल में मार्केट कहां से कहां चला गया। सो पूरा इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिल पाया क्योंकि पैसे ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहे थे। सो इसके लिए जो मेरा बेस फंड है डेट फंड, उसको मैंने चेंज करके अभी मैं आईसीआईसीआई असेट अलोकेटर फंड को बेस फंड बनाऊंगा। और जब भी मार्केट सस्ता होगा या फिर आईसीआईसीआई असेट अलोकेटर में कॉर्पस जमा हो जाएगा तो वहां से बूस्टर एसटीपी लगाऊंगा और ऑटोमेटिकली फिर वो पैसे ट्रांसफर होते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन इन इक्विटी फंड्स। सो ये पार्किंग फंड की तरह मैं यूज करने वाला हूँ। करंटली इसमें -1.22% के रिटर्न्स है। एसआईपी स्टार्ट की है मैंने 18 नवंबर 2024 से, 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट। सो आपने देखा होगा मार्केट कितना नीचे आया है नवंबर से, लेकिन ये फंड में उतना इम्पैक्ट नहीं आया है क्योंकि ये असेट अलोकेटर फंड। इसके बाद नेक्स्ट फंड है आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास डेट फंड था आईसीआईसीआई का, वहां से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में। सो डेट फंड अभी मैंने पूरा आईसीआईसीआई असेट अलोकेटर ऊपर वाले फंड में ट्रांसफर कर दिया है। सो इसमें अभी मैं बूस्टर एसटीपी चालू करूंगा फ्रॉम असेट अलोकेटर टू इंडिया अपॉर्चुनिटी। सो इंडिया अपॉर्चुनिटी ये स्पेशल सिचुएशन फंड है। सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है जो ड्यू टू कंपटीशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कोई मैनेजमेंट चेंजेस, इसके वजह से उनका स्टॉक प्राइस कम है लेकिन बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे जो कंपनियां होती है उसमें ये इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड इन्वेस्ट करता है। ये 2018 या 19 से स्टार्ट हुआ है। सो मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग इसमें 23 सितंबर 2021 में से। करंटली ये फंड में 26.82% का एक्सआईआरआर रिटर्न है फ्रॉम, आप देखोगे तो लास्ट 3-4 साल में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंड्स है, इसके बारे में आप सोच सकते हो। मेरा फेवरेट फंड है आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज फंड। ये फंड में मैं स्टार्ट इन्वेस्ट कर रहा हूँ 23 नवंबर 2021 से एसटीपी के रूट से, और एसआईपी भी ये फंड में चालू है। 20.48% का एक्सआईआरआर है एज ऑन डेट। वापस वो वीडियो टैग करता हूं मैं, उसको आप देखिए। अमृत काल में कौन से 5 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। सो ये थीमेटिक एडवांटेज फंड में जो भी सेक्टर सस्ता होता है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, जो भी सेक्टर एक्सपेंसिव है उसमें से सेल किया जाता है। सो ये कॉन्ट्रास्ट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। सो काफी अच्छा परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू मी, और मुझे बहुत अच्छी लगती है कॉन्ट्रास्ट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। सो इसके लिए मैं हमेशा इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। लमसम भी इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे मार्केट नीचे आता है तो मैन्युअली मेरे पास अगर पैसे है तो इन्वेस्ट करते रहता हूँ। ऑल टाइम वन ऑफ द बेस्ट फंड इन द इंडस्ट्री आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये भी फंड में मेरी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 2009 वगैरह में थी, लेकिन उसके बाद मैंने रिडीम किए थे, वो साइड में रखते हैं स्टोरी। लेकिन इसमें कंसिस्टेंटली मेरी इन्वेस्टमेंट चालू है। बूस्टर एसटीपी मतलब डेट फंड में से इक्विटी में ट्रांसफर हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन। सो करंटली 23.74% के एक्सआईआरआर रिटर्न्स है इसमें। नेक्स्ट फंड है मेरे पोर्टफोलियो में सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, वही वीडियो आप देखिए जहां पे मैंने 5 स्कीम्स, 5 आइडिया बताए हैं अमृतकाल नेक्स्ट 25 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। उसमें से एक फंड
सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। इसका एनएफओ आया था 2023 में। वन ऑफ इट्स काइंड फंड था ये। मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग मतलब सिंपल है, जो घोड़ा भाग रहा है उसके ऊपर आप पैसे लगाइए, जो घोड़ा थका हुआ है उसके ऊपर पैसे बेच दीजिए, सिंपल आइडिया है। इसके ऊपर भी मेरा एक मोमेंटम स्टाइल के ऊपर एक वीडियो है, वो आप देखिए, डिटेल में आपको पता चलेगा। ये फंड 12.75% XIRR एज ऑन डेट दे रहा है। इसमें मेरी टाइमर एसटीपी चालू है। टाइमर एसटीपी मतलब वही जिसको आईसीआईसीआई बूस्टर एसटीपी कहता है, आदित्य बिरला उसको पावर एसटीपी कहता है। डेट फंड में पार्क कीजिए, वहां से ट्रांसफर होते रहेगा इक्विटी फंड में डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन। सो ये एक फंड है। इसके बाद सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड मेरे पास है। इन द ईयर 2022 फाइनेंशियल ईयर में मुझे टैक्स सेविंग की जरूरत थी। सो सॉरी 23 में फाइनेंशियल ईयर में एटीसी की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। सो ये फंड स्मॉल कैप बायस्ड रहने वाला ईएलएसएस फंड है, इंडस्ट्री का फर्स्ट। सो थोड़ी सी गलती हो गई मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 30 जनवरी 2023 को स्मॉल कैप काफी सस्ते थे। सो वो सोच के मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा बुल रन आ गई स्मॉल और मिड कैप्स में। सो ये फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन आप देख रहे होंगे लास्ट 6 महीने से स्मॉल कैप गिरे ही जा रहे हैं और ऑलमोस्ट 21-22% फॉल हो चुके हैं। सो इसका ये फंड को बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन इसमें मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, 3 साल का लॉक इन है। सो इसमें करंट एक्सआईआरआर रिटर्न है 9.77%, और इसमें मुझे 3 साल कंप्लीट होने तक कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सो ये एक गलती हो गई है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन किसने इमेजिन किया था 30 जनवरी 2023 को कि स्मॉल और मिड कैप्स में इतनी बड़ी रैली होगी? सो मुझे भी नहीं पता था। सो ये एक मेरे पोर्टफोलियो की गलती है। इसके बाद मेरे पास है सैमको फ्लेक्सी कैप फंड। सो ये हाई रिस्क फंड है, क्योंकि इसमें सिर्फ 25 स्टॉक्स होते हैं। तो जब भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है और मार्केट गिरता है, तो आप देखिए मार्केट गिरता है मतलब बीएसई 500 गिर रहा है। सो अगर आपका पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप है और बहुत ज्यादा स्टॉक्स है तो इम्पैक्ट कम आएगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, तो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। सो ये फंड आपने देखा होगा लास्ट 2-3 महीने में बहुत ज्यादा उसका एनएवी गिरा है। लेकिन मुझे ये फंड के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि इसके जो 25 स्टॉक्स है, इनकी जो फिलोसॉफी है, ये फिलोसॉफी है कि इसके हिसाब से वो 25 स्टॉक्स रखेंगे, हाई आरओसी वाले स्टॉक्स रखेंगे, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के ऊपर होगा। 99% ऑफ द टाइम्स कंपनियां डेट फ्री रहेंगी। सो आप इसका पोर्टफोलियो निकाल के देखिए, ऑलमोस्ट सब कंपनियां डेट फ्री है, आरओसी 20 के ऊपर है, क्वालिटी कंपनियां हैं। सो क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ये फॉलो करता है। सो इसके ऊपर मुझे बहुत ट्रस्ट है। अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी निकाल के देखोगे तो 39 फंड्स है इंडस्ट्री में, 39 में फंड्स में लास्ट नंबर पे ये फंड आ रहा है फॉर पास्ट 3 इयर्स। लेकिन मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि इसका जो अंडरलाइनिंग पोर्टफोलियो है वो क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहा है। सो इसका अंडर परफॉर्मेंस का दो रीजन है, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और दूसरा है कि क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग परफॉर्म इसमें है। सो फ्रॉम 2020 से लेके 2024 वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ने आउट परफॉर्म किया है। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डाला है कि फ्रॉम ये जनरल इलेक्शन के बाद वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अंडर परफॉर्म कर रहा है और क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग आउट परफॉर्म कर रहा है। सो ये फंड आने वाले टाइम में अच्छा करेगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। इसमें मेरा टाइमर एसटीपी चालू है, डेट फंड में से इक्विटी फंड में ट्रांसफर हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन। और जब भी मार्केट नीचे आता है, मैन्युअली अगर मेरे पास पैसे है तो इसमें मैं इन्वेस्ट करते रहता हूँ। इसके बाद वाला फंड है सैमको स्पेशल सिचुएशंस फंड। सो जैसे इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड था, वैसे ही ये एक स्पेशल सिचुएशन फंड है। कोई कंपनी अगर गवर्नमेंटल इश्यूज के वजह से या मैनेजमेंट इश्यूज के वजह से या कंपटीशन के वजह से प्रॉब्लम में है, लेकिन बैलेंस शीट अच्छी है, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है ये फंड में। इंडिया अपॉर्चुनिटी का परफॉर्मेंस देखोगे, ये फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है 6 महीने पहले। सो 22 जुलाई 2024 से ये मेरे पोर्टफोलियो में है। करंटली -16.49% के रिटर्न है। सो इसको अगर आप स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स के साथ कंपेयर करोगे तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है। सो मुझे ये फंड के ऊपर ट्रस्ट है। टाइमर एसटीपी ये फंड में चालू है। सो मार्केट नीचे आता है, इसमें मैं मैन्युअली इन्वेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्कीम है मेरे पोर्टफोलियो में वाइटॉक बैलेंस एडवांटेज फंड। 16 अक्टूबर 3-4 महीने पहले ही मैंने इसमें एसआईपी स्टार्ट की है। सिंपल लॉजिक है, प्योर बैलेंस एडवांटेज जैसे आईसीआईसीआई एचडीएफसी के फंड्स है वैसा ये फंड है। लेकिन इनका जो इक्विटी मैनेज करने का स्टाइल है, इनके एक फिलोसॉफी है, आपको इन ऑपरेशनल
आपको इनको ऐसी इनकी एक फिलोसॉफी है। सो इसके ऊपर आप देख सकते हो, व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड के साइट के ऊपर काफी डिटेल में दिया हुआ है, टेक्निकल है। लेकिन ये फिलोसॉफी के वजह से क्या होता है, बहुत सारे टाइम पे ना आप देखोगे, जोमेटो जैसी कंपनी है या स्विगी जैसी कंपनी है, बैलेंस शीट में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। ऐसे अलग अलग थियरीज है, लेकिन इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? स्विगी और जोमेटो को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन सा स्टॉक? तो ये जो इनकी फिलोसॉफी है वो आइडेंटिफाई कर सकती है, मैंने शॉर्ट में बताया है। सो ये फिलोसॉफी के वजह से मैंने ये बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किया है। सो आपने देखा होगा बहुत सारे फंड्स में मैंने एसआईपी रिसेंटली स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा उसका रीजन। नेक्स्ट फंड है वाइटो क्वालिटी इक्विटी फंड। रिसेंटली इसका एनएफओ हुआ है 11 फरवरी 2025 से मैंने स्टार्ट किया है। जस्ट इसमें वीकली टाइम बेसिस में मैं एसआईपी कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में एसआईपी क्वालिटी स्टाइल में बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, ऐसा मेरा बिलीफ है। क्योंकि क्या होता है, जब भी मार्केट चलता है ड्यू टू गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर, तो जो मतलब पूरा मार्केट अच्छा करता है, बीएसई 500 अच्छा करता है। लेकिन जब भी गवर्नमेंटल स्पेंडिंग कम होके कॉर्पोरेट स्पेंडिंग और इंडिविजुअल्स की स्पेंडिंग आती है, जैसे अभी एक्सपेक्टेड है ड्यू टू लाड़की बहन योजना और बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम, लोगों के हाथ में जैसे ही पैसा आएगा, प्लस टैक्स सेविंग होगा अभी 12 लाख के ऊपर, तो जैसे ही पैसा आएगा लोग स्पेंड करना चालू हो करेंगे और जीडीपी का साइकिल बढ़ेगा। सो उससे जो मार्केट में कंपनियां प्रॉफिट करेंगी, सो उसमें ना बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग अच्छी करती है, मतलब क्वालिटी स्टाइल अच्छी करती है। सो इसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारी एसआईपीज मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है, क्योंकि काफी सारे फंड्स में से जो एसआईपीज मेरी चालू थी प्रीवियसली, उसमें से मैंने एग्जिट किया है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन से फंड्स में से मैंने एग्जिट किया है, डेट वाइज बताता हूँ। आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड में मेरी एसआईपी चालू थी, इसमें मैंने एग्जिट किया था 9 जुलाई 2024, क्योंकि 42% के रिटर्न्स थे। 42% के रिटर्न्स इसके लिए थे क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर में मैंने उसमें मैन्युअली पैसा डाला था, क्योंकि मार्केट सस्ता था इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई 2023। वो टाइम पे मैंने मैन्युअली लमसम पैसे इन्वेस्ट किए थे। सो अभी आप क्वेश्चन पूछोगे आपको कैसे पता चला कि मार्केट सस्ता था, तो जैसे मैंने वेरियस वीडियोस में आपको बताया, इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स होता है, वो चेक करके मैं इन्वेस्ट करता हूँ। सो आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में मैंने वो टाइम पे लमसम इन्वेस्ट किया था। सो इसके लिए मेरे इसमें एक सारा रिटर्न 42% के बन गए थे। सो 42% इज द एग्जॉर्बिटेंट नंबर। सो मुझे पता नहीं था सितंबर से क्रैश होगा वगैरह, किसी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट, लेकिन 42% इज द एग्जॉर्बिटेंट। सो मेरे कान खड़े हो गए और मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। लकीली वो मेरे फेवर में आया, क्योंकि सितंबर से क्रैश होना चालू हो गया। आदित्य बिरला मैन्युफैक्चरिंग फंड में मैंने 10 अक्टूबर 2023 में लमसम पैसे इन्वेस्ट किए थे और एग्जिट कर दिया 10 जुलाई 2024। सेम लॉजिक, 60% के रिटर्न जनरेट हुए थे, एक्सआईआरआर रिटर्न्स में आपको बोल रहा हूँ, जो कि एग्जॉर्बिटेंट होते हैं। सो जुलाई 2024 में मैंने जब भी एग्जिट किया, तभी मुझे पता नहीं था कि सितंबर में क्रैश आने वाला है। सिर्फ इसके लिए मैंने एग्जिट किया क्योंकि एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स है ये, और जहां पर भी एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न जनरेट होते हैं वहां मैं थोड़ा डर जाता हूं, क्योंकि मार्केट या म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग रन में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जितना होगी, निफ्टी जितना ईपीएस ग्रोथ देगा, उतने ही रिटर्न्स देने वाले। सो ये एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स थे, सो मैंने एग्जिट कर लिया अननोइंगली। सितंबर से क्रैश आया तो मेरा फायदा ही हो गया इसमें। इसके बाद एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड में मेरी एसआईपी चालू थी फ्रॉम सितंबर 2021। इसमें भी मैंने 9 जुलाई 2024 को एग्जिट किया ये फंड में, 35% के एक्सआईआरआर रिटर्न्स। सो वापस मैं कह रहा हूं, मुझे पता नहीं था जुलाई में क्रैश हो सकता है, सितंबर में क्रैश हुआ तो मेरा फायदा ही हो गया ये चीज में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इस दुनिया का इंसान मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अभी मैं आगे आने वाले एग्जाम्पल में कैसा मेरा नुकसान हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एचडीएफसी मिड कैप फंड में मेरी एसआईपी चालू थी फ्रॉम 23 जुलाई 2019 और मैंने एग्जिट किया 21 अगस्त 2023 को, 24% के एक्सआईआरआर रिटर्न्स। सो जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स दिखते हैं मुझे टेंशन होना चालू होता है, मुझे लगता है कि वो एक्सपेंसिव चीज है और जिसमें मैं पैसे डाल रहा हूँ। सो मैंने एग्जिट कर लिया 2023 को, अगस्त महीने। उसके बाद एक साल कितनी बड़ी मिड कैप में रैली आई है, और जो मैंने मिस की है
आपको समझना पड़ेगा। सो टाइमिंग करना किसी के भी हाथ में नहीं होता है। मुद्दा ये है कि ये जो 24%, जब भी आप टाइम करते हो 24% के रिटर्न्स लेके जाते हो, तो उसके साथ आपको हैप्पी रहना चाहिए। प्लस ये आपने कहाँ पे री इन्वेस्ट किया है वो मुद्दा आता है। सो मेरा स्ट्रेटजी सिंपल है, एग्जॉर्बिटेंट जहां पे भी रिटर्न्स दिखते हैं, एक्सपेंसिव जहां पे भी दिखता है, वहां पे प्रॉफिट बुक करो, और जहां पे भी सस्ता है वहां पे इन्वेस्ट कर दो। फिर वो जो एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव है वहां से और भी रैली आएगा तो भी मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है, टाइमिंग को कोई कर नहीं सकता है, ये आपने देखा होगा। सेम वे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में मेरी एसआईपी चालू थी 23 जुलाई 2019 से, मैंने एग्जिट किया 21 अगस्त 2023। मतलब एक साल की पूरी रैली मिस हो गई स्मॉल कैप में, लेकिन मेरे 38% के एक्सआईआर रिटर्न जनरेट हो चुके थे वो टाइम पे। ये मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं? एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, जो कि मुझे काफी सस्ता लग रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इन अ वे मेरा फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। पूरे पोर्टफोलियो का एक्सआईआर में बताता हूँ थोड़े टाइम में। इसके बाद आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड में 20 सितंबर 2021 से मेरी एसआईपी चालू, सॉरी 2018 से मेरी एसआईपी चालू थी। और 13 नवंबर 2024, मतलब रिसेंटली नवंबर के मंथ में मैंने एग्जिट किया है। 28% के एक्सआईआर रिटर्न इसमें जनरेट हुए। अभी आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, एचडीएफसी मिड कैप और स्मॉल कैप में आपने एग्जिट 2023 अगस्त में किया और आईसीआईसीआई में नवंबर में क्यों किया? तो उसका रीजन सिंपल था, एचडीएफसी मिड कैप और स्मॉल कैप में मैंने जो कैपिटल गेन किया था, अगर वो टाइम पे मैं आईसीआईसीआई स्मॉल कैप से निकल जाता तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता और भारी लगता। सो मैंने सोचा कि उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो जैसे ही चालू हो गया, रैली ही चालू था, और फिर सितंबर से क्रैश होना चालू हो गया। लेकिन सितंबर से लार्ज कैप गिरना चालू हुए थे, स्मॉल एंड मिड कैप में ऐसा कोई ये नहीं था। लेकिन फिर मैंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि 28% का एक्सआईआर भी कम नहीं होता है। इसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप में मेरी 2018 सितंबर से एसआईपी चालू थी। इस पे मैंने सेम अगस्त 2023 में एग्जिट किया है 27% के रिटर्न। सो ये सब फंड्स में मैंने एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स जनरेट किए थे। टाइमिंग गलत हुआ है कोई कोई फंड्स में, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अच्छे डिसीजन हुए हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके सस्ते वाली चीज में इन्वेस्ट किया है। सो एक्सआईआर रिटर्न्स कितने हैं मेरे एज ऑन डेट? मेरे एक्सआईआर रिटर्न्स है 15.59% के। ये जो रिटर्न्स है ये अक्टूबर 7 अक्टूबर 2008 को मैंने फर्स्ट एसआईपी स्टार्ट की थी आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। सो 2017 तक रैंडम बेसिस पे मैं इन्वेस्ट करता था, मतलब पास्ट रिटर्न्स देखो, जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी चालू रखो, जो अच्छा लग रहा है उसमें कर दो, नाम अच्छा लग रहा है सीएनबीसी पे बता रहे हैं या वेल्थ पेपर में जो दिख रहा है उसमें एसआईपी कर दो, टॉप में दिख रहा है उसमें, मनी कंट्रोल में टॉप में जो दिख रहा है ऐसी रैंडम एसआईपी स्टिल चली थी 2015-16। उसके बाद रिडेम्पशन किया मैंने ड्यू टू बिजनेस लॉसेस वगैरह। फिर 2017 में ये बिजनेस में आया, फिर लॉजिक बिल्ट होना चालू हो गया। ऐसा सब करके जो एक्सआईआर है एट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो 15.59% का है। लास्ट 6 साल में मेरे पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 50-60% का डेट का कॉर्पस रहा है ऑलवेज। एज ऑन डेट भी ऑलमोस्ट 30% डेट का कंपोनेंट है मेरे पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड के। फिर भी 15.59% के रिटर्न्स है, जो कि एग्जॉर्बिटेंट है। सो आपको ट्रस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। सो मेरे लेसन्स क्या है? 2017 के लिए मैं पहले के इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन ये पूरे म्यूचुअल फंड के जर्नी के मेरे लेसन्स 4 है। सबसे पहला, वैल्यूएशन समझो। वैल्यूएशंस को आप नहीं समझोगे तो आप को जो इच्छा है मन से कि आपको एक्सॉर्बिटेंट रिटर्न जनरेट होने चाहिए, मार्केट बीटिंग रिटर्न जनरेट होने चाहिए, वो करना बहुत मुश्किल होगा आने वाले टाइम में। क्योंकि इंडिया में 5 से 6 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है। ये मार्केट धीरे धीरे मैच्योर होते जाएगा। सो जहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटियां कम होती जाएंगी सस्ते वाली चीजें मिलने की। सो वैल्यूएशन को समझ के, जहां पे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए। इसके ऊपर मेरा बिलीफ है। एग्जिट करने से क्या बेनिफिट होता है? टैक्स हार्वेस्टिंग भी होता है। टैक्स हार्वेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट कई अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप और एचडीएफसी मिड कैप, ये मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स थे मेरे पास। सो मैं एग्जिट आईसीआईसीआई स्मॉल कैप में नहीं किया इमीडिएटली, क्योंकि कैपिटल गेन पड़ सकता था। सो
टैक्स हार्वेस्टिंग सोच के भी आपको एग्जिट करना चाहिए। सेकेंड लेसन, नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग होना चाहिए। नॉन कंस्ट्रेंट ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे पता है नहीं था, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ये मेरे माइंड में आना चालू हो गया या समझना चालू हो गया आफ्टर 2023, जब भी मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप में एग्जिट कर रहा था। नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग का मतलब ये है जब भी फंड मैनेजर को लीवे होना चाहिए कहीं पर भी इन्वेस्ट करने का, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कहीं पर भी, कोई भी सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, जो भी सस्ता है वहां पे इन्वेस्ट करने का। लेकिन जब भी आप ऐसी शॉर्ट मतलब स्मॉलर थीम लेते हो, जैसे एचडीएफसी स्मॉल स्मॉल कैप या मिड कैप या डिफेंस फंड या आईटी फंड, प्रॉब्लम यही होता है जब भी वो सेक्टर नहीं चलता है या फिर स्मॉल कैप नहीं चलते, आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा। सो ऐसे फंड्स आपके पास होने चाहिए। सो नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वो वीडियो में डिटेल्स दिए हैं, अमृत काल में कौन से 5 स्कीम्स होने चाहिए, वापस टैग करता हूँ, वो वीडियो जरूर आप देखिए। लेसन नंबर 3, हायर एन एडवाइजर। ट्रस्ट मी, 2017 के बाद जब भी मैं प्रोफेशनली ये फील्ड में आया, बहुत सारे फंड मैनेजर के सेमिनार में अटेंड करता हूँ, बहुत सारे लोगों के व्यूज मुझे समझते हैं क्योंकि मैं ये फील्ड में प्रोफेशनली हूँ, उससे काफी नई चीजें समझती है, जैसे नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्ट, वहां से ही मुझे समझा है। सो एडवाइजर हायर करने से, अच्छा एडवाइजर हायर करोगे आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे, ट्रस्ट मी। एडवाइजर के थ्रू आप इन्वेस्ट करोगे, नहीं करोगे तो आपके बचेंगे रिटर्न्स अराउंड 0.6% का कमीशन बचेगा, 0.6-0.7% का, लेकिन उसकी आप बहुत ज्यादा प्राइस पे करोगे क्योंकि आपको ऐसी नई नई चीजें समझने के लिए बहुत टाइम निकल जाए। ये नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग का जो फंडा है, सीएनबीसी वेल्थ पेपर या मनी कंट्रोल पे आने के लिए और 3-4 साल लग जाएंगे, तब तक आपका नुकसान हो चुका होगा। सो हायर एन एडवाइजर, गुड एडवाइजर, ट्रस्ट मी, आपके आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। लेसन नंबर 4, 30 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट कीजिए। 15 साल की एसआईपी, 15%, 15,000 की एसआईपी अगर आप करोगे तो 1 करोड़ बनेंगे। ये कागज पे अच्छा होता है, रियलिटी में मैं आपको बताता हूँ। शंकर नरेन जी, ये जो सीआईओ है आईसीआईसीआई के, उनका पब्लिकली अवेलेबल यूट्यूब पे वीडियो है, वो आप देखिए। उसमें उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया है इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट फंड है आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड, 2004 से स्टार्ट हुआ है। एक भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है 2004 से 4 में उसने इन्वेस्ट किया और 2025 तक वो है, ऐसा पूरे इंडिया में 5 करोड़ इन्वेस्टर में एक भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है। सो लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारा लाइफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, ऊपर नीचे पैसे की जरूरत आ जाती है, हम इमोशनल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज आती है। सो हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए 3 साल का व्यू रख के, लेकिन आपके पास नेक्स्ट 20-25 साल का फाइनेंशियल प्लान रेडी होना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल प्लान नहीं है और आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोच के लॉन्ग टर्म, या फिर जो भी आपका थियरी है, या डायरेक्ट स्टॉक्स में, आपका पैसा नहीं बनेगा। ये मैं आपको अथॉरिटी के साथ कहता हूं क्योंकि ये मार्केट में ऐसे फोर्सेस है जो आपको निकाल देंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देंगे, मार्केट साइडवेज रहेगा बहुत टाइम के लिए, निगेटिव रहेगा। जैसे सेकंड वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें मैं 2007 से लेके 2017 का जर्नी डालूंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको 2007 से लेके 2013 में मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 0% के रिटर्न्स थे। सो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, 2024 से आपने स्टार्ट किए, 2030 तक अगर म्यूचुअल फंड से आपके 0% के रिटर्न्स रहेंगे, क्या आप कंटिन्यू रहोगे? इसके लिए फाइनेंशियल प्लान पहले रेडी होना चाहिए, फिर उसके बाद 3 साल का व्यू लेके कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ये सोच के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरी ये जो शेयरिंग के वजह से आपको लॉजिक समझा होगा। ये वीडियो का जो मकसद था, कतई ऐसे नहीं था कि आप मेरा पोर्टफोलियो कॉपी कीजिए। ये वीडियो का मकसद ये था कि आप लॉजिक कैसे लगाते हैं, मैंने क्या लॉजिक लगाया वो आप समझ के आपका खुद का लॉजिक आप डेवलप कर सकते हो। पास्ट रिटर्न्स देख के आप इन्वेस्ट करोगे तो ये सही लॉजिक नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके जो भी कमेंट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।